नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल सनवाल क्लासेस फॉर उत्तराखंड में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज हम उत्तराखंड से संबंधित एक महत्वपूर्ण विषय पर बात करने वाले हैं, जिसका नाम है उत्तराखंड का राजनीतिक और प्रशासनिक ढांचा। तो उत्तराखंड की जो परीक्षा वाणी पुस्तक है, तो उसका जो दूसरा अध्याय है, तो उसका नाम है उत्तराखंड का राजनीतिक प्रशासनिक ढांचा। तो पैटर्न हमने उत्तराखंड की परीक्षा वाणी का रखा है। बाकी अदर जो भी महत्वपूर्ण पुस्तकें हैं, तो उन सभी से हमने जो भी इम्पोर्टेंट फैक्ट हैं, तो सभी को कलेक्ट किया है। तो आइए प्रारंभ करते हैं उत्तराखंड का राजनीतिक प्रशासनिक ढांचा। तो इसमें आज हम सबसे पहले इसमें जो उत्तराखंड के राज्य प्रतीक चिन्ह हैं, तो उनके बारे में जानेंगे। बाकी जो दूसरा भाग है शासन प्रशासन का, फिर जिलों का गठन का, और जो अंतिम भाग है उसका इस स्थानीय स्वायत्त शासन का। तो इन सभी को हम बाकी जो ये और नेक्स्ट वीडियो आएंगी तो उनमें जानेंगे। बाकी इसमें हम सिर्फ प्रतीक चिन्हों के बारे में बात करेंगे। तो उससे पहले थोड़ा उत्तराखंड का सामान्य परिचय। तो उत्तराखंड जो हमारा पृथक राज्य बना, तो इसकी घोषणा कब हुई? तो उत्तराखंड के लिए एक लंबा आंदोलन चलाया गया। तो इसमें जब इस आंदोलन के दौरान लगातार हिंसक घटनाएं होने लगी, तो पृथक राज्य की घोषणा 15 अगस्त 1996 को की गई। और उस समय तत्कालीन जो प्रधानमंत्री थे वो कौन थे? तो एच.डी. देवगौड़ा क्या थे? उस समय प्रधानमंत्री थे, और उनके द्वारा लाल किले से 15 अगस्त 1996 को पृथक राज्य उत्तराखंड की घोषणा की गई। तो इससे पहले जो हमारा उत्तराखंड था या उत्तर प्रदेश का एक अंग था, तो इसके बाद 9 नवंबर 2000 को पृथक राज्य बनाया गया उत्तराखंड। तो इसकी घोषणा कब हुई? सर्वप्रथम घोषणा हुई 15 अगस्त 1996 को। और किसने की थी? प्रधानमंत्री एच.डी. देवगौड़ा द्वारा की गई थी। अगला प्रश्न कि पृथक राज्य हेतु पास जो विधेयक था उसका नाम क्या था? तो पृथक राज्य हेतु जो विधेयक पास हुआ उसका नाम क्या था? तो उसका नाम था उत्तर प्रदेश पुनर्गठन विधेयक। क्या था? उत्तर प्रदेश पुनर्गठन विधेयक। नेक्स्ट फैक्ट है कि लोकसभा द्वारा पृथक राज्य विधेयक या उत्तर प्रदेश पुनर्गठन विधेयक को कब पारित किया गया? तो संसद के दोनों जो सदन हैं, लोकसभा और राज्यसभा, तो यहाँ से अलग अलग पारित करवाना होता है। तो लोकसभा द्वारा पृथक राज्य विधेयक को पारित किया गया 1 अगस्त 2000 को। तो यह काफ़ी महत्वपूर्ण तिथि आपको ध्यान रखनी है कि 1 अगस्त 2000 को लोकसभा द्वारा यह विधेयक पारित किया गया। उसके बाद फिर 10 अगस्त को राज्यसभा द्वारा उत्तराखंड जो विधेयक है उत्तराखंड से संबंधित, तो यह पास किया जाता है, या उत्तर प्रदेश पुनर्गठन विधेयक को पारित किया जाता है राज्यसभा द्वारा। अब दोनों सदनों ने पास कर दिया, 1 अगस्त को लोकसभा ने, 10 अगस्त 2000 को राज्यसभा ने। उसके बाद विधेयक पहुंचता है राष्ट्रपति के पास, और राष्ट्रपति रहते हैं के.आर. नारायण। तो के.आर. नारायण द्वारा 28 अगस्त 2000 को इस पर साइन किए जाते हैं, हस्ताक्षर किए जाते हैं 28 अगस्त 2000 को। और इसके बाद एक लंबे संघर्ष के बाद 9 नवंबर 2000 को उत्तराखंड पृथक राज्य का गठन किया जाता है। तो 9 नवंबर 2000 को हमारा उत्तराखंड बना, और 28 अगस्त 2000 को इस पर राष्ट्रपति के साइन हुए। अब इसके बाद 9 नवंबर 2000 को हमारा राज्य बना था, तो इसीलिए 9 नवंबर को हम क्या मनाते हैं? राज्य स्थापना दिवस मनाते हैं। तो हर साल क्या है? 9 नवंबर को हम राज्य स्थापना दिवस के रूप में मनाते हैं। और 9 नवंबर 2000 को जब राज्य बना, तो उस समय भारतीय गणतंत्र का यह कौन सा राज्य बना? तो यह बना 27वां राज्य। तो इससे पहले 26 राज्य बने हुए थे, तो यह उत्तराखंड कौन सा राज्य बना? 27वां राज्य बना। और उत्तराखंड क्या है? एक पर्वतीय भूभाग है, हिमालय का भूभाग है। तो हिमालयी राज्यों के क्रम में इसका स्थान क्या था? यह भी काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाता है। तो हिमालयी राज्यों के क्रम में इसका स्थान क्या था? इसका स्थान था 11वां। तो 11वां स्थान रहता है हिमालयी राज्यों के क्रम में। और इससे पहले कौन कौन से राज्य बने हुए थे? तो राज्य बनने से पूर्व 10 जो हिमालयी राज्य थे, इसमें सबसे पहले है असम। तो असम राज्य क्या है? स्वतंत्रता से पहले बना हुआ था, और यह क्या है? हिमालयी राज्य था। दूसरा राज्य था जम्मू कश्मीर, अक्टूबर 1947 में बना। और वर्तमान में क्या है? इसके 2 भाग कर दिए गए हैं, जम्मू कश्मीर और लद्दाख। इनको केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया है। तो जम्मू कश्मीर क्या था? अक्टूबर 1947 में बना, और यह भी क्या था? एक हिमालयी राज्य था।
इसके बाद नागालैंड 1963 में, उसके बाद हिमाचल प्रदेश 1971 में, फिर मेघालय, मणिपुर और त्रिपुरा, ये तीनों 1972 में बनाए गए। फिर उसके बाद 1975 में सिक्किम का गठन किया गया। फिर उसके बाद 87 में अरुणाचल प्रदेश और मिजोरम का गठन किया गया, और फिर अंततः 2000 को हमारा उत्तराखंड बना। तो ये 10 जो राज्य हैं ये उत्तराखंड बनने से पूर्व क्या है, हिमालयी राज्य बने हुए थे। तो इसके बाद अगर जो 10 हिमालयी राज्य हैं, तब क्या है, हमारा 9 नवंबर 2000 को जब उत्तराखंड का गठन होता है तो यह फिर 11वां राज्य बनता है। तो 11वां राज्य बनता है हमारा उत्तराखंड, और 10 ये पहले से बने हुए थे। अब इसके बाद ये जो हमारा अध्याय है उत्तराखंड राजनीतिक प्रशासनिक ढांचा, इसको हमने मोटे तौर पर 4 भागों में अध्ययन की सुविधा के लिए बांटा है। अब इस भाग में हम राज्य प्रतीक के बारे में पढ़ेंगे, इसके बाद शासन प्रशासन, फिर जिलों का गठन, और फिर स्थानीय स्वायत्त शासन। तो इसको हम 4 भागों में हम इस अध्याय के बारे में जानेंगे। तो आज हम उत्तराखंड के राज्य प्रतीकों के बारे में पढ़ेंगे। तो उत्तराखंड के जो राज्य प्रतीक हैं, तो इनका निर्धारण 2001 में किया गया। 9 नवंबर 2000 को राज्य बना, और 2001 में उत्तराखंड के जो राज्य प्रतीक हैं उनका निर्धारण किया गया। फिर 1 जनवरी 2007 से राज्य का नाम क्या हो जाता है, पहले जब राज्य बना तो इसका नाम उत्तरांचल रखा गया, उत्तराखंड नहीं था। तो इसका नाम क्या था, उत्तरांचल था। तो 1 जनवरी 2007 से इसका नाम क्या हो गया, उत्तराखंड हो गया, और पहले क्या था, उत्तरांचल। अब इसके बाद अपने मुख्य विषय पर आते हैं, यानी उत्तराखंड के राज्य प्रतीक। तो उत्तराखंड के राज्य प्रतीकों में सबसे पहले हमारा राज्य चिन्ह, कि उत्तराखंड का राज्य चिन्ह। तो ये है हमारा उत्तराखंड का राज्य चिन्ह, जो शासकीय कार्यों के लिए स्वीकृत है। तो उत्तराखंड के राज्य चिन्ह की बात करें तो यह शासकीय कार्यों के लिए स्वीकृत राज्य चिन्ह की झलक, इसमें हमें भौगोलिक स्वरूप की झलक दिखाई देती है। तो इस जो हमारा ये शासकीय कार्यों के लिए स्वीकृत राज्य चिन्ह है, तो इसमें भौगोलिक स्वरूप की झलक मिलती है। आकार क्या है इसका, हीरे या सम चतुर्भुज जैसा है, जैसा कि आप देख रहे होंगे, हीरे या सम चतुर्भुज जैसा इसका क्या है, आकार है। इसमें 3 पर्वत चोटियों की श्रृंखला व बीच वाली चोटी क्या है, ऊंची है। तो इसमें 3 पर्वत चोटियों की श्रृंखला ये आपको दिख रही होगी, 3 पर्वत चोटियाँ, पहली, दूसरी और तीसरी। तो ये क्या है, 3 पर्वत चोटियों की श्रृंखला है, और जिसमें क्या है, बीच वाली चोटी को क्या बनाया गया है, ऊंचा बनाया गया है। अब इसके बाद अशोक, बीच वाली चोटी में अशोक की लाट अंकित है। तो बीच वाली चोटी में क्या है, अशोक की लाट अंकित है। ये आपको दिखाई दे रही होगी कि ये बीच वाली जो चोटी है, इसमें क्या है, ये जो शेर बने हुए हैं ये अशोक की लाट से लिए गए हैं। तो अशोक की लाट अंकित है इस पर, और इसमें क्या है, ये जो चिन्ह बना हुआ है, और इसके नीचे सत्यमेव जयते आपको लिखा दिखाई दे रहा होगा। तो इसके नीचे क्या लिखा है, सत्यमेव जयते। तो ये कहाँ से लिया गया है, ये लिया गया है मुंडको उपनिषद से। कहाँ से लिया गया है, मुंडको उपनिषद से लिया गया है सत्यमेव जयते, और ये अशोक की लाट के नीचे लिखा गया है। इसके बाद राज्य चिन्ह के बीच में क्या है, 4 नीले रंग की जलधाराएं हैं। तो राज्य चिन्ह के नीचे क्या है, ये 4 जो नीली जलधाराएं हमको ये दिखाई दे रही हैं, तो ये 4 नदियों के प्रतीक माने जाते हैं। कौन कौन से हैं, हमारी गंगा, ये जो 4 नदियाँ, गंगा, यमुना, पश्चिमी रामगंगा और काली। अगर हम उत्तराखंड को देखें तो इस प्रकार माना, अगर उत्तराखंड को मानते हैं तो सबसे पश्चिमी भाग में क्या है, यमुना, फिर उसके बीच में गंगा, फिर पश्चिमी रामगंगा, और अंतिम में है काली। तो यानी संपूर्ण हमारा उत्तराखंड क्या है, कवर हो जाता है इनमें। तो ये चारों नदियाँ क्या हैं, ये 4 जलधाराओं का प्रतीक हैं, गंगा, यमुना, पश्चिमी रामगंगा और काली। इसके बाद राज्य चिन्ह पर अंकित लाल रंग का प्रतीक क्या है, तो ये प्रतीक है शहीद राज्य आंदोलनकारियों का। तो ये जो आपको लाल रंग दिखाई दे रहा है, तो ये किसका प्रतीक है, ये प्रतीक है शहीद जो जिन्होंने पृथक राज्य के लिए अपने प्राणों की आहुति दी, तो ये उसका प्रतीक है। तो शहीद राज्य आंदोलनकारियों का प्रतीक है ये लाल रंग। और यह जो श्वेत रंग है, तो यहाँ के जो उत्तराखंड के पहाड़ी लोग हैं, भोले भाले लोग हैं, तो ये उसका प्रतीक है सफ़ेद रंग।
यानी जो उत्तराखंड के शांतिप्रिय लोग हैं, तो सफ़ेद रंग प्रतीक है उत्तराखंड के शांतिप्रिय लोगों का, और लाल रंग प्रतीक है पृथक राज्य आंदोलन के अपने प्राणों की आहुति देने वाले शहीद राज्य आंदोलनकारियों का। तो ये हमारा राज्य चिन्ह। अब इसके बाद राज्य पुष्प। तो राज्य पुष्प का नाम क्या है हमारा? राज्य पुष्प का नाम है हमारा ब्रह्म कमल। तो ये ब्रह्म कमल की फ़ोटो है। अब ब्रह्म कमल ये क्या है? ब्रह्म कमल मध्य हिमालय क्षेत्रों के यह 4800 से 6000 मीटर की ऊंचाई पर पाया जाता है। तो मध्य हिमालय क्षेत्र में यह 4800 से 6000 मीटर की ऊंचाई पर पाया जाता है, यानी काफ़ी अधिक ऊंचाई पर यह पाया जाता है। इसके कुल की बात करें तो यह एसिटेरेसी कुल का पौधा है। यह किस कुल का पौधा है? एसिटेरेसी कुल का पौधा है, और इसे हिमालय पुष्पों का सम्राट भी कहा जाता है। तो इसे क्या कहा जाता है? हिमालय पुष्पों का सम्राट कहा जाता है। इसका वैज्ञानिक नाम, तो वैज्ञानिक नाम क्या है इसका? सोसूरिया अव्वेलेटा। तो इसका वैज्ञानिक नाम क्या है? सोसूरिया अव्वेलेटा। ये आपको ध्यान रखना है। कई जो हमारे जो एग्ज़ाम हुए हैं उसमें पूछा जा चुका है कि ब्रह्म कमल का वैज्ञानिक नाम बताइए। तो आपको ध्यान रखना है इसका वैज्ञानिक नाम क्या है? सोसूरिया अव्वेलेटा। और उत्तराखंड में इसकी बात करें तो उत्तराखंड में इसकी कुल कितनी प्रजातियां हैं? तो उत्तराखंड में इसकी कुल हैं 24 प्रजातियां। कितनी हैं? 24 प्रजातियां। और संपूर्ण हिमालयी क्षेत्र में, तो अगर हिमालयी क्षेत्र में देखें तो संपूर्ण हिमालय क्षेत्र में कितनी प्रजातियां हैं इसकी? तो 78 प्रजातियां हैं, यानी 78 प्रजातियां क्या हैं? ब्रह्म कमल की हिमालय में पाई जाती हैं। और पूरे विश्व की बात करें तो पूरे विश्व में इसकी 210 प्रजातियां पाई जाती हैं। तो संपूर्ण विश्व में कितनी हैं? 210 प्रजातियां हैं। संपूर्ण हिमालय में 78, और केवल उत्तराखंड की बात करें तो उत्तराखंड में इसकी 24 प्रजातियां पाई जाती हैं। और यहाँ पर पाए जाने वाले, उत्तराखंड में पाई जाने वाली प्रमुख प्रजातियों की बात करें तो सुसूरिया ग्रामोनिफोलिया यानी फेन कमल, सुसूरिया लप्पा, सुसूरिया सिमेशोनिया और सुसूरिया ग्रासोफिफेरा यानी कस्तूरा कमल। तो ये 4 प्रमुख प्रजातियाँ क्या हैं? हमारे उत्तराखंड में इसकी पाई जाती हैं। तो इसके अलावा 24 हैं, जो 20 अन्य भी हैं, लेकिन जो मुख्य रूप से हमें यहाँ पर देखने को मिलती हैं तो ये चारों प्रमुख इसकी प्रजातियाँ हैं। इसके पुष्प की बात करें तो यह बैंगनी रंग का होता है। इसका पुष्प किस रंग का होता है? तो बैंगनी रंग का यह फूल होता है। और इस पौधे की ऊंचाई कितनी होती है? 70 से 80 सेमी की इसकी कुल ऊंचाई होती है। तो आप देख रहे होंगे कि बैंगनी रंग का यह पुष्प है, और इसकी कुल जो ऊंचाई होती है पौधे की 70 से 80 सेंटीमीटर के आसपास होती है। और इसका जो खिलने का समय है, तो खिलने का समय यह खिलता है बरसात के समय, यानी जुलाई से सितंबर माह के बीच। और यह मात्र जो 3 माह की अवधि है तो उसी दौरान हमें देखने को मिलता है। और यह खिलता कब है? यह अर्धरात्रि में खिलता है, यानी रात में खिलता है यह ब्रह्मकमल। और 3 महीने जुलाई से सितंबर के बीच 3 माह में यह ब्रह्मकमल हमें देखने को मिलता है। एक पौधे पर वर्ष में केवल क्या आता है? एक ही पुष्प आता है। एक पौधे पर वर्ष में एक ही पुष्प आता है। पुष्प के चारों ओर पारदर्शी ब्लेडर के समान इसकी पत्तियां होती हैं। तो ये आप देख रहे होंगे कि पुष्प के चारों ओर क्या होती हैं? पारदर्शी ब्लेडर के समान ये पत्तियां बनी हुई हैं। तो ये उनको कवर करती हैं। अब इसके बाद उत्तराखंड के विभिन्न स्थानों पर कहाँ कहाँ पर यह जो पुष्प है या पाया जाता है ब्रह्मकमल, तो मुख्य रूप से यह फूलों की घाटी, केदारनाथ, शिवलिंग बेश, पिंडारी ग्लेशियर, रूपकुंड, हेमकुंड और ब्रजगंगा, तो इन प्रमुख स्थानों पर यह मुख्य रूप से पाया जाता है ब्रह्मकमल। इसके अलावा पूरे संपूर्ण उत्तराखंड में पाया जाता है, लेकिन ये मुख्य स्थान है जहाँ पर हमें देखने को मिलता है। इसके स्थानीय नाम की बात करें तो ब्रह्म कमल को स्थानीय लोग किस नाम से बुलाते हैं? तो कौल पद्म के नाम से बुलाते हैं स्थानीय लोग। और इसके अलावा अन्य राज्यों की बात करें तो हिमाचल में इसे दूध गंगा के नाम से जाना जाता है, कश्मीर में इसे गलगल, और पश्चिमी भारत में, तो पश्चिमी भारत में इसे बरगनडटोक्स के नाम से जाना जाता है। और नेपाल की बात करें तो नेपाल में इसे टोप कोला कहा जाता है। तो नेपाल में क्या कहा जाता है? टोप कोला के नाम से इसको जाना जाता है। इसका उल्लेख हमें प्राचीन समय से ही मिलता है ब्रह्म कमल का। तो इसका उल्लेख हमें वेद, पुराण तथा महाभारत में इसका उल्लेख मिलता है।
तो पौराणिक मान्यता के अनुसार, तो प्राचीन ग्रंथों में इसका उल्लेख मिलता है। तो पौराणिक मान्यता के अनुसार कि केदारनाथ में भगवान शिव को अर्पित करने के बाद इसे विशेष प्रसाद के रूप में इसका वितरण किया जाता। तो केदारनाथ में भगवान शिव को इसको अर्पित करने के बाद विशेष प्रसाद के रूप में ब्रह्म कमल को बांटा जाता है। महाभारत के वन पर्व में इसका उल्लेख किया गया है और इसे क्या बताया गया है, सौगंधिक पुष्प बताया गया है। तो महाभारत का जो वन पर्व है तो इसमें ब्रह्म कमल का उल्लेख है और इसे क्या बताया गया है, सौगंधिक पुष्प बताया गया है। तो इसमें यह भी महत्वपूर्ण है कि महाभारत के किस पर्व में उल्लेख किया गया है ब्रह्म कमल का, तो किस में है, वन पर्व में, जिसे सौगंधिक पुष्प बताया गया है। माँ नंदा का प्रिय पुष्प भी ब्रह्म कमल को माना जाता है और नंदाष्टमी को तोड़े जाने का इसका विशेष महत्व है। तो माँ नंदा का प्रिय पुष्प कौन सा है, ब्रह्म कमल, और नंदाष्टमी को तोड़े जाने का इसका विशेष महत्व है। अब इसके बाद हमारा राज्य पक्षी है मोनाल। तो राज्य पक्षी कौन है, मोनाल। तो ये है हमारा राज्य पक्षी मोनाल और यह उच्च हिमालय क्षेत्रों में 2500 से 5000 मीटर की ऊंचाई पर घने जंगलों में पाए जाने वाला पक्षी है। तो यह क्या है, उच्च हिमालय क्षेत्र में 2500 से 5000 मीटर की ऊंचाई पर घने जंगलों में पाया जाता है और इसे हिमालय का मयूर भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, हिमालय का मयूर। इसका वैज्ञानिक नाम, तो वैज्ञानिक नाम क्या है इसका, लोफोफोरस इम्पिजिनस। तो इसका वैज्ञानिक नाम क्या है, लोफोफोरस इम्पिजिनस। डफिया क्या है, मोनाल परिवार से संबंधित क्या है, नर पक्षी है। तो डफिया क्या है, मोनाल परिवार का ही एक पक्षी है जो क्या है, नर पक्षी है। इसका परिवार कौन सा है, तो परिवार या फेजेंट परिवार से संबंधित है मोनाल। इसको स्थानीय लोग किस नाम से जानते हैं, मन्याल या मुनाल के नाम से जानते हैं स्थानीय लोग। तो स्थानीय लोग मोनाल को मन्याल या मुनाल के नाम से जानते हैं। और इसका रंग क्या होता है, भूरा नीला इसका रंग होता है और इसके नर के सिर पर रंगीन कलगी होती है। तो जो नर पक्षी होता है इसके सिर पर क्या होती है, रंगीन कलगी होती है। तो ये आपको दिख रही होगी ये कलगी। और इसका जो प्रिय भोजन होता है, तो प्रिय भोजन क्या है इसका, आलू और कीड़े मकोड़े हैं। तो इसका प्रिय भोजन क्या है, मुख्यतः आलू और कीड़े मकोड़े हैं। तो इस कारण क्या है, ये जो आलू की फसल होती है इसको काफ़ी नुकसान पहुंचाता है। तो वन्य जीव अधिनियम 1972 के तहत इसे संरक्षित किया गया है। लोग लगातार इसका शिकार करते रहते हैं, तो वन्य जीव अधिनियम के तहत इसे संरक्षित घोषित किया गया। यह पक्षी अपना घोंसला नहीं बनाता है, तो यह जो पेड़ों के छिद्रों या चट्टानों पर ही अंडे देता है। उत्तराखंड में इसकी 4 मुख्य प्रजातियां पाई जाती हैं। वह प्रजातियां कौन कौन सी हैं, पहली है इपेलेस, फिर स्केलेटरी, ल्यूरी और लोफोफोरेसेंस। तो ये 4 मुख्य प्रजातियां क्या हैं, उत्तराखंड में पाई जाती हैं मोनाल की। और अन्य स्थानों पर इसके नाम की बात करें तो कश्मीर में इसे मोनाल को सुनाल के नाम से जाना जाता है, हिमाचल में नीलेगुरु, सिक्किम में चमदोंग, भूटान में बुब और नेपाल में डंगन के नाम से जाना जाता है मोनाल पक्षी को। तो कश्मीर में सुनाल, हिमाचल में नीलेगुरु, सिक्किम में चमदोंग और भूटान में बुब और नेपाल में डंगन के नाम से जाना जाता है किसको, मोनाल को। अब इसके बाद नेक्स्ट हमारा उत्तराखंड का राज्य पशु कस्तूरी मृग। तो उत्तराखंड का राज्य पशु कौन है, कस्तूरी मृग। तो इसके पाए जाने की बात करें तो उत्तराखंड में 3600 से 4400 मीटर की ऊंचाई पर यह केदारनाथ, फूलों की घाटी, पिथौरागढ़ आदि विभिन्न स्थानों पर यह पाया जाता है। इसे हिमालय मस्क डियर के नाम से भी जाना जाता है। तो इसे हिमालयन मस्क डियर भी कहा जाता है। इसके वैज्ञानिक नाम की बात करें तो मास्कस काइसोगोस्टर क्या है, इसका वैज्ञानिक नाम है। तो कस्तूरी मृग का वैज्ञानिक नाम क्या है, मास्कस काइसोगोस्टर। इसका कुल की बात करें तो अंगुलोटा कुल का, या अंगुलोटा कुल क्या है, कस्तूरी मृग का कुल है अंगुलोटा और परिवार है मोसिडे। तो मोस्टे परिवार से संबंधित है कस्तूरी मृग और अंगुलोटा कुल से संबंधित है। इसके रंग की बात करें तो आप देख रहे होंगे कि यह क्या है, भूरा रंग का है। तो भूरा रंग, और इसमें क्या है, काले पीले धब्बे पाए जाते हैं। तो इसमें कुछ ये जो डार्क दिख रहा होगा आपको, कहीं पर ज़्यादा ब्राउन है और कहीं पर कम है, तो ये काले पीले धब्बे पाए जाते हैं इस पर।
इसके पैर में क्या होते हैं, 4 खुर होते हैं। पैर में 4 खुर होते हैं। सींग नहीं होती, पर जबड़े से 2 बड़े दांत बाहर निकले होते हैं, यह आत्मरक्षा के लिए। तो ये 2 दांत दिख रहे होंगे आपको, इसमें सींग नहीं होती है और इसमें क्या है, आत्मरक्षा के लिए 2 बड़े दांत होते हैं। इसकी ऊंचाई लगभग 20 इंच के आसपास होती है और वजन क्या है, 10 से 20 किलो के आसपास होता है। औसत आयु कितनी होती है, 20 वर्ष की इसकी लगभग औसत आयु होती है। और मादा मिर्ग की गर्भ धारण अवधि 6 माह होती है और प्रायः एक मिर्ग का ही जन्म होता है। मिर्ग के पीछे के पाँव अधिक लंबे होते हैं। मिर्ग के जो पीछे के पाँव होते हैं वो आगे के पाँव की तुलना में क्या होते हैं, थोड़ा लंबे होते हैं और यह सामान्यतः अपना निवास स्थान नहीं छोड़ता है। तो इसकी एक विशेषता क्या है कि सामान्यतः अपना निवास स्थान नहीं बदलता है और इसे जुगाली करने वाला मिर्ग भी कहा जाता है। तो कस्तूरी मिर्ग को क्या कहा जाता है, जुगाली करने वाला मिर्ग भी कहा जाता है। और इसकी सूंघने की शक्ति काफ़ी तीक्ष्ण होती है, बहुत दूर से सूंघ लेता है। इसका जो मुख्य भोजन है, तो मुख्य भोजन क्या है इसका, केदारपाती है। कस्तूरी नामक रसायन इसमें पाया जाता है। नर मिर्ग में 1 वर्ष से जो अधिक आयु के नर मिर्ग होते हैं तो उनमें क्या है, कस्तूरी नामक रसायन पाया जाता है। और सामान्यतः एक नर मिर्ग से एक बार में 30 से 45 ग्राम कस्तूरी निकाली जाती है और ये 3-3 वर्षों के अंतराल पर निकाली जाती है। तो इस कारण क्या है, इसका अवैध शिकार भी बहुत ज़्यादा किया जाता है। तो कस्तूरी को प्राप्त करने के लिए कस्तूरी मिर्ग का शिकार भी किया जाता है। और इस कस्तूरी का रासायनिक नाम की बात करें तो कस्तूरी का रासायनिक नाम है मिथाइल ट्राइक्लोरोपेंटाडेकेनोल। तो कस्तूरी का रासायनिक नाम क्या है, मिथाइल ट्राइक्लोरोपेंटाडेकेनोल। कस्तूरी क्या है, एक जटिल प्राकृतिक रसायन होता है। इसमें अद्वितीय सुगंध होती है और औषधि निर्माण में इसका प्रयोग किया जाता है। तो इस कारण क्या है, इसका अवैध शिकार काफ़ी मात्रा में किया जाता है। तो उपरोक्त कारणों के कारण इसका अवैध शिकार तथा अत्यधिक शिकार के कारण सरकार द्वारा इसको संरक्षित करने का प्रयास किए गए। तो सबसे पहले 1952 में जब बाघों को संरक्षण किया गया तो उसके साथ ही कस्तूरी मृग को भी संरक्षित जीव की श्रेणी में डाल दिया गया। तो 1952 में कस्तूरी मृग को संरक्षित जीव की श्रेणी में रखा गया और 1972 में तत्कालीन उत्तर प्रदेश सरकार ने केदारनाथ वन्य जीव विहार, गोपेश्वर और चौपता के मध्य एक कस्तूरी मृग विहार की स्थापना की। तो उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा कस्तूरी मृग विहार की स्थापना की जाती है 1972 में केदारनाथ वन्य जीव विहार के अंतर्गत। अब इसके बाद 1977 में बागेश्वर के मेहरुड़ी नामक स्थान पर कस्तूरी मृग अनुसंधान केंद्र की स्थापना की गई। तो 1977 में बागेश्वर में मेहरुड़ी कस्तूरी मृग अनुसंधान केंद्र की स्थापना। 1982 में यूनेस्को की सहायता से नंदा देवी नेशनल पार्क वर्ल्ड हेरिटेज के माध्यम से चमोली जिले के कांचुला खर्क नामक स्थान पर कस्तूरी मृग प्रजनन एवं संरक्षण केंद्र की स्थापना की गई। तो कांचुला खर्क में क्या किया गया, कस्तूरी मृग प्रजनन व संरक्षण केंद्र की स्थापना की गई 1982 में नंदा देवी नेशनल पार्क वर्ल्ड हेरिटेज के माध्यम से। फिर उसके बाद 1986 में अस्कोट वन्यजीव अभयारण्य की स्थापना की जाती है और इस अभयारण्य में सबसे अधिक कस्तूरी मृग पाए जाते हैं। तो ये अस्कोट वन्यजीव अभयारण्य कहाँ स्थित है, तो ये स्थित है पिथौरागढ़ में। इसके बाद राज्य वृक्ष। तो राज्य वृक्ष का नाम क्या है, तो हमारा राज्य वृक्ष है बुरांस। तो ये बुरांस के पुष्प हैं। तो यह विशुद्ध रूप से क्या है, पर्वतीय वृक्ष होता है। यह किस प्रकार का वृक्ष होता है, विशुद्ध रूप से पर्वतीय वृक्ष होता है और यह सदाबहार वृक्ष है। इसका वैज्ञानिक नाम क्या है, रोडोडेंड्रोन आर्बोरियम। तो इसका वैज्ञानिक नाम क्या है, रोडोडेंड्रोन आर्बोरियम है और विशुद्ध रूप से पर्वतीय वृक्ष है, यानी इसको मैदानी क्षेत्रों में नहीं उगाया जा सकता। इसका कुल कौन सा है, तो एरिकेसी कुल का यह पौधा है। क्या है, एरिकेसी कुल का यह वृक्ष है और नेपाल का राष्ट्र पुष्प, हिमाचल व नागालैंड का यह राज्य पुष्प भी है। तो नेपाल का क्या है, यह राष्ट्र पुष्प है और हिमाचल व नागालैंड का क्या है, यह राज्य पुष्प भी है। कन्नड़ में इसे विली के नाम से जाना जाता है। कन्नड़ में किस नाम से जाना जाता है, विली, हिमाचल में बुरांसो और कश्मीर में आडवाल के नाम से जाना जाता है। तो इसके अलग अलग नाम है विभिन्न स्थानों पर, कन्नड़ में विली, हिमाचल में बुरांसो, कश्मीर में आडवाल।
1500 से 4000 मीटर की ऊंचाई पर यह वृक्ष पाया जाता है। इसकी औसत ऊंचाई कितनी है? तो 6 से 8 मीटर क्या होती है इस वृक्ष की औसत ऊंचाई होती है। तो 6 से 8 मीटर क्या है, ये वृक्ष औसत ऊंचाई होती है। इसके फूलों का रंग क्या होता है? गहरा या चटक व हल्का लाल होता है। तो गहरा या चटक लाल व हल्का लाल क्या होता है, इसके फूलों का रंग होता है। और 11,000 फुट या 4,000 मीटर से अधिक ऊंचाई पर जो वृक्ष रहते हैं उसमें कहीं पर क्या है, सफ़ेद रंग के बुरांस के पुष्प भी देखने को मिलते हैं, यानी सफ़ेद रंग के फूल भी देखने को मिलते हैं 11,000 या 4,000 मीटर से जो अधिक ऊंचाई वाले क्षेत्र हैं। इसके पुष्प के खिलने के समय की बात करें तो फरवरी से अप्रैल माह तक बुरांस के पुष्प खिलते हैं। और गढ़ कुमाऊं की गौरवशाली सैन्य परंपरा में यह फूल वीरता और शौर्य का प्रतीक माना जाता है। तो गढ़ कुमाऊं की गौरवशाली जो सैन्य परंपरा है तो उसमें बुरांस का फूल को वीरता और शौर्य का प्रतीक माना जाता है। अब इसका भी लगातार अवैध कटान किया गया, जिसके कारण से वन अधिनियम 1974 के तहत बुरांस को क्या किया गया, संरक्षित वृक्ष घोषित किया गया। तो वन अधिनियम 1974 के तहत इसे संरक्षित वृक्ष घोषित किया गया बुरांस को। अब इसके बाद नेक्स्ट है हमारा राज्य गीत। तो हमारे राज्य गीत का नाम क्या है? उत्तराखंड देवभूमि मातृभूमि सत सत वंदन अभिनंदन। तो उत्तराखंड राज्य गीत या किसने लिखा है? तो हेमंत बिष्ट द्वारा, जो कि नैनीताल के हैं, इनके द्वारा यह लिखा गया है। और राज्य गीत कब चुना गया? तो राज्य गीत बनाया गया 6 फरवरी 2016 को। तो 6 फरवरी 2016 को उत्तराखंड देवभूमि मातृभूमि सत सत वंदन अभिनंदन को उत्तराखंड का राज्य गीत बनाया गया। इस गीत की अवधि कितनी है? तो इसे गाने की अवधि है 9 मिनट में। राज्य गीत का चयन, तो राज्य गीत चयन समिति बनाई गई थी जिसने 203 गीतों में से इस गीत का चयन किया। और इस चयन समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो लक्ष्मण सिंह बटोई थे राज्य चयन गीत समिति के अध्यक्ष। और इसके उपाध्यक्ष थे नरेंद्र सिंह नेगी। और इसके सदस्यों की बात करें तो हीरा सिंह राणा, डॉक्टर अतुल शर्मा, जिया नटरोही और अंबर खरबंदा क्या थे, इसके अन्य सदस्य थे। तो राज्य गीत चयन समिति बनाई गई जिसने 203 गीतों में से एक गीत का चयन किया। 6 फरवरी 2016 को इस गीत को राज्य गीत बनाया गया जिसको गाने की अवधि 9 मिनट है। और इस चयन समिति के अध्यक्ष कौन थे? लक्ष्मण सिंह बटोई। और उपाध्यक्ष नरेंद्र सिंह नेगी जो लोक गायक हैं। और इसके जो अन्य सदस्य क्या हैं? हीरा सिंह राणा, अतुल शर्मा, जिया नटरोई और अंबर खरबंदा क्या है, इनके अन्य सदस्य थे। और इसको गाया किसने है? तो नरेंद्र सिंह नेगी और अनुराधा निराला द्वारा इसको गाया गया है। अब इसके बाद हमारे राज्य तितली। तो राज्य तितली का नाम क्या है? कॉमन पीकॉक। तो ये हमारी राज्य तितली है कॉमन पीकॉक। तो राज्य तितली हमारे 7,000 फीट की ऊंचाई पर पाई जाने वाली एक दुर्लभ प्रजाति है। तो हिमालयी क्षेत्र में यह 7,000 फीट से अधिक ऊंचाई पर पाई जाने वाली तितली है कॉमन पीकॉक। और इसका अन्य नाम क्या है? लॉग मोर के नाम से भी इसे जाना जाता है। इसका वैज्ञानिक नाम, तो पैम्पिलियो बाइनर क्या है, इसका वैज्ञानिक नाम है। तो पैम्पिलियो बाइनर के नाम से जाना जाता है कॉमन पीकॉक को। उत्तराखंड में कुल तितलियों की प्रजाति, तो उत्तराखंड में कुल यानी सभी तितलियों की बात करें तो कुल क्या है, 500 प्रकार के लगभग यहाँ पर प्रजातियाँ हैं। और कॉमन पीकॉक को सामान्यतः अगर दिखाई देने की बात करें तो मार्च से अक्टूबर के बीच यह दिखाई देती है। तो मुख्यतः गर्मियों में यह दिखाई देती है। और इस तितली का जीवन काल क्या होता है? बहुत कम होता है, 30 से 45 दिन, यानी लगभग 1-1.5 महीना क्या होता है, इसका जीवन काल होता है तितली का। यह टिमरू के पेड़ पर अंडे देती है और उसी की पत्तियों को खाने के रूप में प्रयोग करती है। तो यह टिमरू के पेड़ पर क्या करती है? अंडे देती है और भोजन के रूप में उसी की टिमरू की पत्तियां खाती है। भारत की सबसे बड़ी तितली ट्रोइडेस या गोल्डन वर्ड किंग पिथौरागढ़ के डीडी हाट से खोजी गई है। तो यह भारत की सबसे बड़ी तितली है गोल्डन वर्ड किंग, जिसे पिथौरागढ़ के डीडी हाट से खोजा गया है। और 2016 में लच्छीवाला में देहरादून में बटरफ्लाई पार्क खोला गया है। तो देहरादून में 2016 में बटरफ्लाई पार्क की स्थापना की गई है। अब इसके बाद हमारे राजकीय वाद्य की बात करें तो उत्तराखंड का राजकीय वाद्य क्या है? तो उत्तराखंड का राजकीय वाद्य है ढोल। तो उत्तराखंड का राजकीय वाद्य क्या है? ढोल। तो ये है उत्तराखंड का राजकीय वाद्य। अब
यह राज्य का प्रमुख वाद्य यंत्र है। तो ढोल क्या है, यहाँ का प्रमुख वाद्य यंत्र है। पौराणिक एवं लौकिक वाद्य यंत्र माना जाता है ढोल को। वाद्य की उत्पत्ति शिव भगवान से मानी जाती है और यह तांबे व साल की लकड़ी से बना होता है। तो यह क्या है, तांबे और साल की लकड़ी से यह बना होता है ढोल। और राज्य में जन्म से मृत्यु तक के जो 16 संस्कार होते हैं, तो उन सभी में इसका प्रयोग किया जाता है। तो जन्म से लेकर मृत्यु तक के सभी 16 संस्कारों में इसका प्रयोग किया जाता है। तो राज्य वाद्य ढोल को कब बनाए गए, तो 2015 में तत्कालीन मुख्यमंत्री थे हरीश रावत जी, तो उनके द्वारा राज्य वाद्य ढोल को घोषित किया गया 2015 में। इसके लिए उनके द्वारा एक समिति बनाई गई थी जिसका नाम था भंडारी समिति, और इस समिति में 6 सदस्य थे और उनकी सिफारिश पर ही राज्य वाद्य बना ढोल। भंडारी समिति के अध्यक्ष कौन थे, तो इसके अध्यक्ष थे योगेंद्र भंडारी, जो कि भारत खंडे संगीत महाविद्यालय के प्रधानाचार्य थे। तो योगेंद्र भंडारी ये भारत खंडे संगीत महाविद्यालय के प्रधानाचार्य थे और ये भंडारी समिति के क्या थे, अध्यक्ष भी थे। इसके अन्य सदस्यों की बात करें तो जुगल किशोर पेटसाली, ये साहित्यकार और गीतकार हैं। तो ये क्या हैं, इसके अन्य सदस्य चंद्र सिंह राही लोक गायक थे, प्रीतम बर्तवान लोक गायक, उत्तम दास ये ढोल सागर के विशेषज्ञ हैं, और राजीव नयन बोगड़ा ये क्या है, पत्रकार हैं। तो ये सभी लोग क्या हैं, चयन समिति में शामिल थे। तो ये ढोल को चुनने यानी राज्य वाद्य यंत्र को चुनने के लिए जो समिति बनाई गई थी, भंडारी समिति, तो ये सभी क्या थे, उसके सदस्य थे। अब इसके बाद राजकीय भाषा। तो हमारी राजकीय भाषा क्या है, तो पहली राजकीय भाषा है हमारी हिंदी और दूसरी बनाई गई है संस्कृत। तो राज्य बनते ही हमारे हिंदी को क्या है, राजभाषा, यहाँ की राजभाषा घोषित किया गया, और पुनः फिर जनवरी 2010 में संस्कृत को यहाँ की द्वितीय राजभाषा घोषित किया गया। तो पहली कौन सी है, हिंदी है, और दूसरी है संस्कृत। जनवरी 2010 में संस्कृत को द्वितीय राजभाषा का दर्जा दिया गया, और तब क्या थे, रमेश पोखरियाल क्या थे, तत्कालीन मुख्यमंत्री थे। तो रमेश पोखरियाल निशंक के कार्यकाल में जनवरी 2010 में संस्कृत को द्वितीय राजभाषा घोषित किया गया। अब इसके बाद राजकीय खेल। तो उत्तराखंड का राजकीय खेल क्या है, तो उत्तराखंड का राजकीय खेल है फुटबॉल। तो उत्तराखंड का राजकीय खेल क्या है, फुटबॉल। और इसे कब घोषित किया गया उत्तराखंड का राजकीय खेल, तो 2011 में उत्तराखंड सरकार द्वारा फुटबॉल को राजकीय खेल घोषित किया गया, और यह प्रश्न पूछा जा चुका है। तो इसको आपको ध्यान रखना है कि 2011 में उत्तराखंड सरकार द्वारा फुटबॉल को यहाँ का राजकीय खेल घोषित किया गया है। तो ये थे हमारे उत्तराखंड के प्रमुख राज्य प्रतीक चिन्ह। तो इसके साथ इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं। बाकी इसकी PDF आपको टेलीग्राम पर मिल जाएंगी। बाकी बने रहे चैनल के साथ। धन्यवाद।